तो आज बात करते हैं भारत के एक सबसे प्रभावशाली कवियों में से एक A.K. रामानुजन की और उनकी एक बहुत ही अनोखी कविता ऑबिचुअरी की परतों को खोलते हैं। ये कविता उनके 1971 के मशहूर कलेक्शन रिलेशंस का हिस्सा है। अच्छा, सबसे पहले ये समझते हैं कि एक ऑबिचुरी यानी कि शोक संदेश आखिर होता क्या है। आमतौर पर तो ये किसी की मौत के बाद अखबार में छपने वाला एक सम्मानजनक लेखा जोखा होता है ना, जिसमें उनकी जिंदगी की अच्छी अच्छी बातें, उनकी उपलब्धियां, इन सब का जिक्र होता है। लेकिन क्या हर शोक संदेश वाकई ऐसा ही होता है? और बस यही एक सवाल इस पूरी कविता की जान है। रामानुजन शोक संदेश के इस पारंपरिक विचार को पूरी तरह से पलट देते हैं और पूछते हैं कि क्या होगा अगर कोई शोक संदेश क्रूरता की हद तक ईमानदार हो जाए। तो ये कविता क्या करती है? ये मीठी मीठी यादें नहीं सुनाती, बल्कि पिता की विरासत की एक बिल्कुल सच्ची, एक कठोर लिस्ट हमारे सामने रखती है। मतलब ये किसी श्रद्धांजलि जैसा नहीं, बल्कि एक हिसाब किताब जैसा लगता है। सोचिए, विरासत की ये लिस्ट शुरू कहाँ से होती है? धूल से, कागजों की मेज पर जमी हुई धूल। और ये सिर्फ गंदगी नहीं है, ये प्रतीक है उपेक्षा का, ठहरे हुए समय का। लिस्ट में अगली चीज है कर्ज और बेटियां, मतलब सीधा सीधा अगली पीढ़ी पर डाला गया एक वित्तीय और सामाजिक बोझ। कर्ज जिन्हें चुकाना है और बेटियां जिनकी शादी करनी है। और इस विरासत में एक और परत जुड़ती है, एक छोटा पोता। हाँ, ये परिवार के आगे बढ़ने का संकेत तो है, लेकिन इसमें भी एक बेतरतीबी है, एक अधूरापन है, क्योंकि उसका नाम तक सोच समझकर नहीं, बल्कि सिक्का उछालकर रखा गया था। और आखिर में संपत्ति के नाम पर क्या मिला? एक जर्जर घर जो खुद एक झुके हुए नारियल के पेड़ के सहारे टिका था। ये तस्वीर सिर्फ घर की कमजोरी नहीं दिखाती, बल्कि ये पूरे पारिवारिक ढांचे की कमजोरी का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। तो ये तो हुई भौतिक विरासत, लेकिन रीति रिवाजों का क्या? क्या मृत्यु के बाद होने वाले कर्मकांडों में कोई सच्ची भावना थी, या वो भी बस एक दिखावा थे? यहाँ कविता में एक बहुत ही गहरा, कह सकते हैं कि एक काला व्यंग है। कवि लिखते हैं कि उनके पिता का स्वभाव जलने वाला था, मतलब गुस्सैल था, इसलिए वो चिता पर भी ठीक से जल गए। ये उनके मिजाज पर एक बहुत तीखा कटाक्ष है। दाह संस्कार के बाद क्या बचा? कुछ बहुत ही ठंडी बेजान चीजें, आंखों पर रखे सिक्के जो अब राख में मिल गए हैं, रीढ़ की हड्डी के कुछ टुकड़े और कोयला बन चुकी हड्डियां। ये पूरे प्रक्रिया कितनी भावनाहीन है, ये वर्णन इस पर जोर देता है। और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया, वो भी बिल्कुल एक मशीन की तरह चलती है। बेटे हड्डियों को चुनते हैं, पुजारी बस निर्देश देते हैं और फिर उन्हें नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। यहाँ भावनाओं के लिए जैसे कोई जगह ही नहीं है, बस नियमों का पालन हो रहा है। अब हम आते हैं कविता के सबसे व्यंग्यात्मक हिस्से पर, जहाँ पिता की सार्वजनिक याद का, उनकी पब्लिक मेमोरी का अंतिम हश्र दिखाया गया है। उम्मीद क्या होती है कि एक स्थायी स्मारक होगा, एक हेडस्टोन होगा, लेकिन हकीकत क्या थी? पिता की याद में कोई पत्थर नहीं लगा, बस मद्रास के एक अखबार के किसी अंदरूनी पन्ने पर छपी 2 लाइनें, वो भी उनके सिजेरियन जन्म और दिल के दौरे से हुई मौत के बारे में, बस। और देखिए कि उस शोक संदेश का हाल क्या हुआ। उसकी यात्रा कितनी छोटी और हैरान करने वाली थी। पहले हफ्ते वो अखबार में छपा, चौथे हफ्ते तक वो किलों के भाव में रद्दी वाले को बेच दिया गया, और कुछ ही समय बाद वो किराने का सामान लपेटने वाले लिफाफों में बदल गया। और फिर कविता का सबसे मार्मिक और व्यंग्यात्मक मोड़ आता है। कवि खुद बाजार में उन्हीं अखबार के लिफाफों में नमक, धनिया, गुड़ खरीद रहा है और मन में एक अजीब सी उम्मीद लिए हुए है कि शायद किसी लिफाफे पर उसे अपने पिता के शोक संदेश की वो 2 लाइनें दिख जाएं। तो सवाल ये है कि आखिर में सच में क्या बचा? पिता अपने पीछे सच में कौन सी स्थायी विरासत छोड़कर गए? तो असली विरासत क्या थी? कोई घर, कोई संपत्ति नहीं। असली विरासत थी एक बदली हुई माँ जो अब पूरी तरह बदल चुकी हैं। साथ में निभाने के लिए कभी न खत्म होने वाले वार्षिक कर्मकांड और कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का एक ऐसा चक्र जो अब अगली पीढ़ी के कंधों पर आ गया है। और यहीं पर यह कविता हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी की जिंदगी को असल में क्या चीज परिभाषित करती है? वो आधिकारिक कहानी जो दुनिया को बताई जाती है, या फिर वो उलझी हुई, बिखरी हुई हकीकत जो वो अपने पीछे छोड़ जाते हैं?